अस्सलामु अलैकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मैं फटी-फटी आँखों से खाला के कमरे का मंज़र देख रहा था। खाला किसी गैर मर्द के साथ अपने कमरे में इंतहाई नाज़ेबा हालत में मौजूद थी। मुझे अपनी आँखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। मैंने फ़ौरन खाला की वीडियो बना ली। मैंने सोच लिया था कि अब मैंने इस वीडियो के ज़रिए खाला के साथ क्या करना है। मेरे दिमाग में शैतानी मंसूबे चल रहे थे और फिर मैंने वही सब कर डाला जो खाला के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। रात अपने पर तकरीबन फैला चुकी थी। हम लोग खाना खाकर फारिग हुए तो टीवी चलाकर बैठ गए। मैं भी टीवी पर लगा ड्रामा देखने में महव था। जब मेरी तवज्जो एकदम से खाला की जानब गई तो मैं चौंक गया। खाला के अंदाज में फुर्तीलापन और जोश साफ महसूस हो रहा था। आम रूटीन में तो वो भी हमारे साथ बैठकर पहले टीवी देखा करती थी और फिर सोने से पहले किचन समेटती थी, मगर आज टीवी देखने की बजाय किचन के काम निपटा रही थी। मुझे खाला की हरकतें खासी मशकूक लगीं और ये पहली बार नहीं था, अब अक्सर ऐसा होने लगा था। इनकी तेज तरारी को देखते हुए मैंने बेइख्तियार अम्मी से पूछा, अम्मी अब्बू अभी तक घर नहीं आए? मेरी बात पर अम्मी बोली, हाँ, उनको ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना था, इसीलिए आज रात नहीं आएंगे। मैं समझ गया, इसलिए आज खाला के जोश देखने लायक था, क्योंकि जिस रात अब्बू घर से बाहर होते खाला की यही हरकतें होती थी। वो वक्त से पहले सब घर वालों को खाना खिलाकर किचन के काम समेट लेती और फिर जैसे ही सोने चले जाते तो आधी रात में उनके कमरे की लाइट ऑन हो जाती। एक रात रास्ते से गुजरते हुए मैंने देखा, खाला काफ़ी खुश लग रही थी। उनको नया जोड़ा पहना हुआ था और मेकअप कर रही थी। रात को जब सबके सोने का टाइम हो, ऐसे में खाला का यूं बनना संवरना मुझे खटक रहा था। इसका मतलब निकल रहा था। वो मुझे चौंका गया। अक्सर मैं सारे दरवाजे बंद करता और छत टेरेस से चक्कर काटता कि खाला से रात के पहर कौन मिलने आता है, जो बंद संवर कर रहती हैं, मगर मुझे बाहर कोई जी रू नजर नहीं आया। थक हार कर मैं चुप हो गया और सोचा, खाला का दिमाग खराब हो गया है, जो अजीब हरकतें करती हैं। पहले पहल तो मैंने इस बात पर तवज्जो नहीं दी, मगर फिर मुझे महसूस होने लगा आधी रात को खाला के कमरे में इनके अलावा भी कोई होता है। मुझे एक दो बार खाला के कमरे से हल्की हल्की मर्दाना आवाज़ें सुनाई दी थी। फिर जब मैंने खाला पर नज़र रखना शुरू की तो मुझ पर यह भयानक इंकिशाफ हुआ कि खाला के गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात थे। खाला जवान और इंतहाई खूबसूरत थी। नानी की वफ़ात के बाद वो हमारे साथ ही रहती थी और अब खाला ने अचानक ये काम शुरू कर दिए। मुझे इन पर बहुत गुस्सा आया और शदीद हैरानी भी हुई थी। मेरी खाला हरगिज़ ऐसी नहीं थी, मगर अब अचानक से उनको न जाने क्या हो गया था। शायद किसी आवारा मर्द ने उनको अपने जाल में फंसा लिया था और अब खाला दीदा दलेरी से इस मर्द को हमारे घर बुलाती थी। और ऐसा उस रात होता था जिस रात अब्बू काम के सिलसिले में घर से बाहर होते थे। आज भी ऐसा ही हुआ था। मुझसे अब उनकी हरकतें बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। तभी मैंने सोचा कि आज मैं खाला को रंगे हाथों पकड़ूंगा, क्योंकि ये सब ठीक नहीं था। मेरी अपनी भी जवान बहनें हो रही थीं। ऐसे में खाला किसी गैर मर्द को हमारे घर बुलाती है, ये अच्छी बात नहीं थी। दिल ही दिल में मंसूबे बनाते हुए मैंने टीवी की जानब तवज्जो की। मेरी सारी तवज्जो खाला की जानब भी थी। खाला की तरह मैं भी सबके सोने का इंतज़ार कर रहा था। फिर जैसे ही अम्मी ने टीवी बंद कर दिया और सबको अपने अपने कमरों में जाने का कहा तो मैं कुछ भी कहे बगैर फ़ौरन अपने कमरे में चला गया। मेरी तरह बाकी सब ने भी अम्मी की बात मानी और सोने की तैयारी करने लगे, लेकिन मैं अपने कमरे में बेचैनी से इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि जिस वक्त खाला के कमरे में वो अनजान मर्द आता। जब रात के 12 बजे तो मैं दबे दबे कदमों से अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे अंदाज़ा था कि इस वक्त तक वो मर्द खाला के कमरे में मौजूद होगा। जब मैं खाला के कमरे के पास पहुंचा तो मेरी तवक्को के बरक्स वहां से किसी मर्द की आवाज़ आ रही थी। साथ में खाला की भी दबी दबी सरगोशियां सुनाई दी। मैं पहले से जानता था कि इस आदमी के आने के बाद खाला ने अपने कमरे के दरवाजे को कुंडी लगानी हुई थी, लिहाजा मैंने पहले ही कमरे के अंदर का हाल जानने के लिए तैयारी कर रखी थी और पहले से खाला के कमरे की खिड़की को हल्का सा खुला रहने दिया था। अब भी मैं दरवाजे की बजाय सीधा खिड़की की तरफ आया और इर्द गिर्द का जायजा लेने के बाद मैंने धीरे से खिड़की खोली और अंदर झांका तो
सामने के मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरा पूरा वजूद पसीने में नहा गया था। वो मंजर देखकर मेरी बहुत ही अजीब हालत हो रही थी। मुझे अपने पूरे जिस्म पर चींटियां रेंगती महसूस हुई। मेरी जवान और खूबसूरत खाला बिल्कुल मेरी आंखों के सामने नाजेबा हालत में मौजूद थी, और वो गैर मर्द भी खाला के पास था। कमरे में जीरो बल्ब की रोशनी थी, जिसकी वजह से सब कुछ वाज़े दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस आदमी का चेहरा देख सकूं, मगर हजार कोशिशों के बावजूद भी मैं देख ना पाया। खाला का चेहरा दरवाजे की जानब था, और कमरे में लगे छोटे से बल्ब की रोशनी में खाला पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से खाला का वजूद पूरी तरह से वाज़े था, जबकि इस मर्द की मेरी तरफ कमर थी। मुझे अपनी खाला पर शदीद गुस्सा आ रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी खाला इतनी गिरी हुई हरकतें भी कर सकती है, मगर दूसरे पल में मैंने खुद को संभाला और जोश में आने की बजाय होश से काम लिया, और वहीं खड़े खड़े अपने मोबाइल से खाला की वीडियो बना ली, ताकि कल कला कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करे तो मेरे पास सबूत तो होगा। और फिर अपने कमरे में लौट आया। मेरा सर चकरा रहा था और तबीयत बहुत बोझल हो रही थी। मैंने एक बार वो वीडियो चलाकर तसल्ली की। इस वीडियो में खाला का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, मगर अब वो मुकर नहीं सकती थी कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ये वीडियो खाला के करतूतों का बहुत बड़ा सबूत थी। इसके बाद मैं सोने की कोशिश करने लगा, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। रह रह कर मेरी आंखों में कमरे का वो मंजर आ रहा था जो मैं अभी देख कर आया था। मुझे खाला की दीदा दिलेरी पर हैरत हो रही थी, और साथ ही मैं अफसोस भी कर रहा था। मेरे बाप ने खाला के साथ भलाई की थी और इसके तन्हा होने पर उसे अपने घर ले आया, और खाला ने उसका ये सिला दिया था कि मेरे बाप की गैर मौजूदगी में इसके घर पराए मर्दों को बुला लेती थी। इसने मेरे बाप का और हमारे घर की इज्जत का बिल्कुल भी लिहाज नहीं किया था। मुझे अपनी खाला से नफरत महसूस हो रही थी, और मैंने अपनी खाला से बदला लेने की ठान ली। अगले रोज मैंने सर दर्द का बहाना करके कॉलेज से छुट्टी कर ली, और ये कोई झूठ भी नहीं था। सारी रात जागते रहने की वजह से मेरी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी और मेरे सर में शदीद दर्द मौजूद था। यही वजह थी कि अम्मी ने भी मुझे कॉलेज जाने पर मजबूर नहीं किया, हालांकि वो हमारी पढ़ाई के मामले में बहुत सख्त थी। फिर जब मेरी बहनें स्कूल कॉलेज चली गईं और अम्मी घर के कामों में मसरूफ़ हो गईं, तो मैं बहाने से खाला के कमरे में चला गया, और वो सुबह देर तक सोने की आदी थी। और ये आदत क्यों पड़ी थी, इसका राज भी मैं रात को जान चुका था। एक नज़र खाला के सोते चेहरे पर डाली तो मुझे रात वाला मंजर याद आ गया। मुझे खाला से सख्त नफरत महसूस हो रही थी। अगले पल मैंने खुद पर काबू पाया। मैंने खाला को जगाया तो वो मुंदी मुंदी आंखों से मेरी तरफ देखने लगी। उनको हैरानी हो रही थी कि मैं इस वक्त इनके कमरे में क्या कर रहा था, क्योंकि इनके ख्याल में तो सारे बच्चे पढ़ने के लिए जा चुके थे। मैंने इनके किसी भी सवाल का जवाब देने की बजाय अपना मोबाइल खोला और वो वीडियो चलाकर इनके सामने कर दी। वीडियो देखकर उनके चेहरे का रंग यकदम जर्द पड़ गया, और उनकी अध खुली आंखें पूरी की पूरी खुल गईं। वो वीडियो देखकर खाला एकदम से खौफजदा हो गई और उछल कर बैठ गई। उनके चेहरे पर खौफ और शर्मिंदगी के तासुरात वाज़े थे। वो वीडियो देख लेने के बाद वो मेरे साथ नजरें नहीं मिला पा रही थी। इनकी चोरी पकड़ी गई थी। इनके जवान होते भांजे के सामने इनका पोल खुल चुका था। मैं इंतहाई नफरत से तंज करते हुए बोला, अब तो यकीनन आप समझ गई होंगी कि मैं कॉलेज क्यों नहीं गया। मेरे तंज करने पर खाला ने इंतहाई तकलीफ से मुझे देखा, मगर मैंने परवाह नहीं की और खाला को धमकाया कि ये वीडियो मैं अम्मी को दिखा दूंगा। पहले तो खाला ने मुझे डांटा कि तुम इन किन चक्रों में लग गए हो। तब मैंने भी इनसे कहा कि आप किन चक्रों में लग गई हैं, आपको एहसास है सबको पता चला तो आपका क्या हाल होगा। आपके साथ साथ अब्बू अम्मी को भी बातें सुनाएंगे कि तुम्हारी बहन बदचलन है। मेरी बात पर खाला का फीका रंग हो गया और चेहरा खतरनाक हद तक सर्द पड़ गया। वो गिड़गिड़ाते हुए अंदाज में बोली, ऐसा हरगिज मत करना, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। खाला की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। वो मेरी कमजोरी जानती थी। मुझे ढेरों पैसे उड़ाने का बहुत शौक था, और खाला मेरे इस शौक से अच्छी तरह से वाकिफ थी। वैसे भी खाला के पास पैसे की कमी नहीं थी। खाला ने इसी वक्त अपने बैग से 5,000 निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए। 5,000 का नोट देखकर मैंने सोच लिया था कि अब मैं हर रोज भी ये 5,000 ले सकता हूँ। लिहाजा मैंने वो वीडियो अपने तक महदूद रखने का सोचा और इस बहाने खाला से खूब पैसे बटोरे
اور خالہ کو بہت پریشان اور ذلیل بھی کیا۔ میری وجہ سے خالہ بہت پریشان اور بخلائی رہتی تھی، مگر مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن پھر ایک روز خالہ نے مجھے پیسے دینے سے انکار کر دیا اور کہا اب وہ مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیں گی۔ خالہ کی بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا اور میں خالہ کو دھمکیاں دینے لگا۔ میں نے خالہ کو اتنا پریشان کیا کہ تنگ آ کر خالہ نے مجھے ایسی بات کہی کہ جسے سن کر میرا منہ کھل گیا۔ میں حیرت اور بے یقینی سے خالہ کی بات سن کر شم سے پانی پانی ہو چکا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ خالہ ایک دم سے مجھے ایسی بات بول دیں گی۔ وہ بات سننے کے بعد میں مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے ابھی تک اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور اب مجھے پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ کاش میں نے وہ سب نہ دیکھا ہوتا اور سب دیکھنے کے بعد خالہ کو پریشان نہ کیا ہوتا تو آج یہ سب کچھ سننے کو نہ ملتا۔ خالہ کی باتوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میں سر ہاتھوں میں گرائے فرش کو تکے جا رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ خالہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مرد کوئی اور نہیں بلکہ میری عمر 17 سال تھی۔ میں کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اور 3 بہنوں سے بڑا اور اکلوتا تھا۔ میں 13 سال کا تھا جب میری نانی کی وفات ہوئی اور اپنی نانی کی وفات پر مجھے معلوم ہوا تھا کہ میرے تینوں ماموں میری امی اور خالہ کے سوتیلے بھائی ہیں، کیونکہ نانی کی وفات کے بعد میرے ماموں نے میری خالہ کا جینا حرام کر دیا۔ وہ میری خالہ سے ان کے حصے کی جائیداد چھین کر انہیں اپنی نوکرانی بنا کر رکھنا چاہتے تھے۔ میری امی کو میری خالہ کی حالت پر بہت تکلیف ہوتی تھی۔ امی اپنی بہن کی مدد کرنا چاہتی تھی کیونکہ اپنے بھائیوں سے انہیں کوئی بھی امید نہیں تھی۔ ان کے سوتیلے بھائیوں نے نانا کی وفات کے چند روز بعد ہی اپنی اصلیت نانی اور خالہ پر واضح کر دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ امی خالہ کو ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اسی وقت خالہ کی عمر 18 سال تھی۔ اتنی چھوٹی عمر میں تو ان کی شادی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ تب میرے ابو نانی کی وفات کے فوراً بعد خالہ کو اپنے گھر لے آئے۔ میرے ماموں ابو کے فیصلے پر بہت تلملائے اور غصے میں انہوں نے امی اور خالہ کے ساتھ سارے تعلقات ختم کر لیے، مگر امی کو ان کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ پہلے بھی کون سا محبت سے رہتے تھے۔ امی کو تو اپنی بہن کی فکر تھی اور ابو نے ان کی یہ فکر دور کر دی تھی۔ تب سے خالہ ہمارے ساتھ رہنے لگی تھی۔ یوں تو ہمارے گھر میں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، لیکن میری پھپھو کو خالہ کا ہمارے گھر رہنا بالکل بھی گوارا نہیں تھا۔ وہ بات بات پر امی اور خالہ کو باتیں سناتی اور امی کو بہت ذلیل کرتی تھی، مگر امی نے پلٹ کر پھپھو کو کبھی جواب نہیں دیا تھا۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ان کی بہن ان کی نظروں کے سامنے تھی اور بالکل محفوظ تھی۔ امی نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی خالہ 22 سال کی ہوں گی تو ان کی شادی کر دیں گی، اور یہی بات پھپھو کو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر انہی دنوں پھپھو کو طلاق ہو گئی۔ اپنی طلاق کا الزام بھی پھپھو نے خالہ کے سر پر لگا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے شوہر نے خالہ کی وجہ سے ان کو چھوڑا ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ پھپھو کو طلاق ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ شادی کے بعد بھی ہر وقت بھائی کے گھر پر ہی رہتی اور اپنے شوہر اور گھر کو بالکل بھی ٹائم نہیں دیتی تھی۔ بس میکے میں تو وہ رہتی، ان کو سسرال سے زیادہ میکے میں دلچسپی تھی اور شوہر کو خوش کرنے کی زیادہ میری ماں اور خالہ کو زچ کرنے میں دلچسپی رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے شوہر نے تھک کر دوسری شادی کر لی اور پھپھو کو طلاق دے دی، مگر پھپھو اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ سارا الزام خالہ پر ڈال کر خالہ کو ذلیل کرنے لگی۔ پھپھو بہت ہی مکار عورت تھی۔ وہ ابو کے سامنے بہت اچھی بنی رہتی تھی اور جب انہیں گھر پر ابو نہ ملتے تو امی اور خالہ کو پریشان کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ امی نے کبھی ابو کو کوئی بات نہیں بتائی، کیونکہ ایک بار جب امی نے دبے دبے الفاظ میں ان کی بہن کی شکایت لگانا چاہی تو ابو نے پہلی بات یہی کی تھی کہ میں نے تمہاری بہن کو اپنے گھر لا کر رکھا ہے اور تم یہ صلہ دے رہی ہو کہ جب سے میری بہن کو طلاق ہوئی ہے تم سے میری بہن برداشت نہیں ہو رہی، حالانکہ اس کا زیادہ حق ہے، یہ اس کے بھائی کا گھر ہے۔ اس روز میری امی جان گئی تھی کہ ابو پھپھو کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں برداشت کریں گے، لہٰذا امی اور خالہ نے خاموش رہنے میں عافیت جانی تھی اور پھر جیسے تیسے پھپھو کی زہریلی باتوں کے ساتھ جینے کی کوشش کرنے لگی وہ، اور خالہ کو بھی سمجھایا کہ پھپھو سے دور رہیں، ان کی باتوں کا جواب نہ دیں۔ خالہ پھپھو سے جتنا دور رہتی، پھپھو خود ان کے پاس جا کر الجھتی اور شور شرابہ کرتی۔ وقت گزرا اور خالہ 22 سال کی ہو گئی۔ تب ایک روز خالہ کا ایک رشتہ آیا، لڑکا جوان اور خوبصورت تھا۔ حال ہی میں اس نے MBA کیا تھا
और अब उसकी अच्छी जगह नौकरी लग गई थी। वो नानी के खानदान से था और खाला को बहुत अच्छी तरह जानता था। यही वजह थी कि नौकरी लगते ही पहली फुर्सत में खाला का हाथ मांग लिया, मगर उसको देखकर मेरी फुफ्फो की नीयत खराब हो गई। फुफ्फो अच्छी तरह से जानती थी कि अब्बू इनसे बहुत प्यार करते हैं और इसी बात का फुफ्फो ने खूब फायदा उठाया और अब्बू के सामने रोते हुए 100 बातें करके अपना रिश्ता इस लड़के से करवाना चाहा। तो अब्बू जो खाला का रिश्ता आने पर न जाने क्यों चिड़चिड़े और बेजार हो रहे थे, एकदम से फुफ्फो की बात मान गए। अपनी रोती हुई बहन को सीने से लगा लिया और अम्मी को साफ तौर पर कह दिया कि अपने कज़न से कहो मेरी बहन से शादी कर ले। तुम्हारी बहन का रिश्ता अच्छे खानदान में मैं करवा दूंगा। वैसे भी अभी कौन सा उसकी उम्र निकलती जा रही है, और अगर तुमने इनकार करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं सिर्फ तुम्हारी बहन को नहीं बल्कि तुम माँ बेटियों को भी इस घर से चलता करूंगा। फिर देखता हूँ तुम लोगों को कौन संभालता है। अब्बू ने संगदिली की इंतहा करते हुए मेरी माँ को इंतहाई नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया था। मेरी माँ किसी सूरत ये बात मानने को तैयार नहीं थी। वो बुरी तरह से फंस चुकी थी और तब अपनी बहन का घर टूटने से बचाने के लिए मेरी खाला ने ही अम्मी को कह दिया कि वो फुफ्फो की शादी इस मर्द से करवा दें, और इस तरह खाला का आया हुआ रिश्ता भी फुफ्फो ने छीन लिया और दुल्हन बनकर उस आदमी के घर पहुंच गई। फुफ्फो की रुखसती पर अम्मी ने भी साफ कह दिया कि अब अगर दूसरा घर भी टूटा तो यहाँ मत वापस आना, क्योंकि तुम्हारी अपनी वजह से तुम्हें तलाक होती है। अम्मी को खाला का दुख था। यही वजह थी कि अम्मी ने सारा लिहाज बालाए ताक रख कर अब्बू के सामने फुफ्फो को आईना दिखाया, और ये पहली बार थी। अब्बू ने भी अम्मी की हाँ में हाँ मिलाई तो ये सब देखकर फुफ्फो को सांप सूंघ गया, और शादी के बाद फुफ्फो ने अपने घर को संभालने और अपने घर में ही रहने को तरजीह दी। होना तो ये चाहिए था कि फुफ्फो की शादी के बाद अम्मी और खाला सुख का चैन लेती, मगर ऐसा ना हुआ। फुफ्फो की शादी के बाद खाला बहुत बेचैन रहने लगी। अम्मी भी अपनी जगह बहुत दुखी और चुप चुप सी रहती। अम्मी ने शुरू से ही हम बहन भाइयों को बड़ों के मामलात में घुसने की इजाज़त नहीं दी थी। यही वजह थी कि हम हकीकत से ताहाल नावाकिफ थे और कभी नहीं समझे थे कि आखिर घर की फ़ज़ा इतनी क्यों ख़राब हो गई है। मगर अब कुछ वक्त से खाला की हरकतों ने मुझे मशकूक कर दिया था, और जब मैंने खाला पर नज़र रखी तो जान गया कि इनके गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात हैं। शायद अपना रिश्ता छिन जाने पर खाला अब्बू से बदला ले रही थी, मगर ये भी कोई अच्छी बात नहीं थी। इस सब में वो अपनी इज्जत भी तो खराब कर रही थी। यही सब सोचते सोचते मैंने एक रात खाला को रंगे हाथों पकड़ा और इनकी नाजेबा हालत में वीडियो बना ली, और इसके बाद खाला को ब्लैकमेल करने लगा। पहले पहल तो खाला खामोशी से मुझे मेरी मतलूबा रकम थमाती रही, मगर जब एक रोज़ खाला ने पैसे देने से इनकार किया और मैंने इनको ज़्यादा परेशान किया तो थक कर खाला ने मुझे सारी बात बता दी, और साथ ही एक ऐसा इंकिशाफ किया जिसे सुनकर ही मेरे होश उड़ गए थे। खाला ने मुझे बताया कि जब अम्मा बिस्तरे मर्ग पर थी तभी उन्होंने अपने रिश्तेदार को बुलाकर मेरा निकाह इससे करवा दिया था, और वो मेरा बचपन का मंगेतर था। मगर इस वक्त चूंकि तालिबे इल्म था और बीवी को नहीं पाल सकता था, इसलिए सिर्फ निकाह किया गया, और ये बात तय पाई कि जैसे ही वो अपनी पढ़ाई से फारिग होकर नौकरी पर लगेगा तो मेरी रुखसती कर दी जाएगी। तुम्हारी माँ के वक्त मेरी माँ ने बहुत जल्दबाजी की थी और अपने सौतेले बेटों की हरकतों से परेशान होकर बिना छानबीन किए मेरी बहन को ब्याह दिया था, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि तुम्हारा बाप शुरू से ही लालची तबीयत का आदमी है। मेरी बहन की जायदाद हथियाने के बाद उसको चैन नहीं पड़ा था। नानी और अम्मी अच्छी तरह से जानती थी कि मेरे सौतेले भाइयों की तरह मेरी जायदाद पर भी इनकी नज़र है। अम्मा की ज़िंदगी में ही तुम्हारा बाप कई बार ये बात कर चुका था कि वो मुझे अपने घर रखेगा। अम्मा को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अम्मा अब्बू की फितरत से वाकिफ़ थी, इसीलिए मेरा निकाह खुफिया रखा गया ताकि रुखसती से पहले मेरे सौतेले भाई या मेरा बहनोई कोई मसला खड़ा ना करें। अम्मा की वफ़ात के बाद तुम्हारे बाप ने मुझे इसीलिए अपने घर में पनाह दी थी ताकि मेरी दुकानों से मिलने वाली कमाई से अपनी जायदाद बना सके, और अब तक वो यही कर रहा है। और फिलहाल मेरी शादी का तुम्हारे बाप को कोई भी शौक नहीं और कोई इरादा नहीं कि वो मेरी शादी करें। जब मेरे शौहर की नौकरी लग गई और वो मुझे ब्याहने आया तो तुम्हारी फुफ्फो ने यहाँ भी अपना जहरीलापन दिखाया और मेरा रिश्ता आने पर अपना रिश्ता डाल दिया। अब अगर बाजी तुम्हारे बाप को ये हकीकत बताती तो भी उसका घर टूटता, और अगर जोर जबरदस्ती से मेरी शादी कराने की कोशिश करती तो भी उसका घर टूटता। और घर टूटने की सूरत में वो जानती हैं कि मेरे सौतेले भाई बाजी और इसकी बेटियों के साथ क्या करेंगे।
اس لیے میں نے قربانی دی اور اپنے ہی شوہر کی شادی تمہاری پھپھو سے کروا دی۔ میرا شوہر یعنی تمہارا پھپھا اس شادی پر بالکل بھی تیار نہیں تھا، لیکن میں نے اس کو سب بتا کر منا لیا، اور اب میرا شوہر بیرون ملک نوکری کی تلاش کر رہا ہے۔ جیسے ہی اس کی نوکری باہر کے ملک ہوگی وہ مجھے لے کر چلا جائے گا، اس لیے جب تمہارا باپ گھر پر نہیں ہوتا تو میں اس کو اپنے پاس بلوا لیتی ہوں۔ میں کوئی گناہ نہیں کر رہی، وہ میرا شوہر ہے، میرا شرعی حق ہے جو تمہارے باپ اور پھپھو نے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی ہے۔ خالہ کی بات پر میں شرم سے زمین میں گڑ گیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا باپ ایسا آدمی ہوگا۔ میں اسے عظیم انسان سمجھتی تھی۔ میں نے خالہ کی ذمہ داری اٹھا رکھی تھی۔ اب پتہ چلا تھا کہ ابا تو لالچ میں آ کر خالہ کو اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، اور اپنی پھپھو کی حرکتوں سے تو میں اچھی طرح سے واقف تھا۔ میں کتنے دن اپنی خالہ سے نظریں نہیں ملا پایا۔ میں خالہ کو برا سمجھتا تھا، اور حقیقت میں میرا باپ، پھپھو اور پھر میں، ہم تینوں ہی بے حس اور ظالم تھے۔ آج پتہ چلا کہ برائی تو ہم لوگوں میں تھی جنہوں نے بے سہارا بہنوں کو بری طرح سے پریشان کیا تھا، مگر میں اپنے باپ جیسا نہیں بننا چاہتا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنی خالہ کی مدد کرنے کا سوچا اور اپنی اور اپنے باپ کی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرا باپ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور میری ہر بات پر آنکھ بند کر کے یقین کرتا ہے، کیونکہ میں اس کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ لہٰذا اپنے جگری دوست کو اپنے پلان میں شامل کیا، اور وہ کچھ دنوں کے بعد ہمارے گھر اپنی ماں کے ساتھ اپنے ماموں کا بول کر رشتہ لے آیا، اور اس کا ماموں ہے باہر کے ملک رہتا۔ ابو کے بولنے سے پہلے میں نے کہہ دیا کہ مجھے اپنے دوست کا ماموں بہت پسند ہے، آپ لوگ ہاں کر دیں اور فون پر ہی خالہ کا اس کے ساتھ نکاح پڑھا دیں۔ مجھے علم تھا کہ ابو ہمیشہ میری نظر میں اچھا بننے کی کوشش کرتے تھے، اس وقت بھی میری خاطر مجبوراً انہیں ہاں کرنا پڑی۔ تب میں نے ابو کے سامنے کال پر نکاح والا ڈرامہ رچایا اور رخصتی کے نام پر اپنی خالہ کو لے کر اپنی نانی کے گھر چلا گیا۔ ابو سے میں نے یہی کہا تھا کہ خالہ کو اس کی سسرال چھوڑنے جا رہا ہوں۔ ابو کو خالہ کی ذات میں اب کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، وہ مکمل طور پر غافل ہو گئے تھے۔ پھر جیسے ہی خالہ کے شوہر کی بیرون ملک نوکری لگی، خالہ ان کے ساتھ ہی بیرون ملک چلی گئی۔ جانے سے پہلے میں نے خالہ کے شوہر سے کہا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو پھپھو کو طلاق دے دیں، میں سب سنبھال لوں گا، مگر خالہ نے پھپھو کو طلاق نہیں ہونے دی۔ پھپھو نے دونوں بہنوں کو اتنا ستایا تھا کہ اب خالہ نے بدلہ لیا تھا۔ انہوں نے ایک طرف تو شادی کے نام پر پھپھو کو امی کی زندگی سے نکالا تھا، اور دوسری طرف خود اپنے شوہر کو لے کر جا رہی تھی۔ خالہ کا گھر بس جانے پر میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ میں نے وہ ویڈیو کسی کو دکھا کر خالہ کا کام خراب نہیں کیا تھا، ورنہ انجانے میں اپنی خالہ کے ساتھ ظلم کر بیٹھتا۔ سچ کہتے ہیں کبھی کبھی آنکھوں دیکھا سچ بھی سچ نہیں ہوتا، جو نظر آتا ہے وہ نظروں کا دھوکہ ہے۔ بہرحال اب سب صحیح ہو گیا تھا۔ خالہ کے شوہر پھپھو کو بھی فون کرتے، ان کے لیے پیسے بھیجتے، ان سے غافل نہیں تھے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سب کرنے کو بھی ان کو خالہ ہی کہتی ہوں گی، کیونکہ وہ بہت اچھی اور ہمدرد خاتون ہیں۔